नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अनुज शर्मा से। अनुज शर्मा का जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ। अनुज शर्मा ने फिलॉसफी की पढ़ाई की और इसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। अनुज ने दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई करते हुए रंगमंच भी शुरू कर दिया था। फिर दिल्ली में ही रहते हुए टीवी सीरियल में अभिनय भी किया। 9 साल रंगमंच करने के बाद मुंबई का रुख किया और निर्देशक रामगोपाल वर्मा की फिल्म गो में नेगेटिव किरदार से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद जोया अख्तर की फिल्म लक बाय चांस, तिग्मांशु धुलिया की फिल्म शागिर्द, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत और गंगूबाई समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म एडमिशन ओपन में मुख्य खलनायक की भी भूमिका निभाई है। अनुज शर्मा वेब सीरीज जौनपुर में भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इस वेब सीरीज को खासा पसंद किया जा रहा है। फिल्म के साथ अनुज टीवी सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण में विदुर बने हैं। सीरियल गुनाहों का देवता और ना आना इस देश लाडो में भी एक्टिंग की है। अनुज शर्मा ने लॉकडाउन के समय रशियन वेब सीरीज क्वारंटीनो में भी अहम किरदार निभाया है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। अनुज शर्मा ने क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के 300 से ज्यादा एपिसोड में प्रमुख किरदार निभाए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अनुज शर्मा। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू भागीरथ जी। कैसे हैं आप? और बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपसे बातें करके। बिल्कुल अनुज जी, हमें भी बहुत अच्छा लगना अब शुरू हो गया क्योंकि बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। अनुज जी, बहुत सारे आपने काम किए हैं, बहुत लंबा सफर रहा है आपका, बहुत समय से आप इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्योंकि जो आपके फादर थे वो एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं जो आपके फादर ने कभी आपसे जिक्र किया होगा या बोला होगा कि बेटा तुम भी इस फील्ड में क्यों नहीं जाते हो डिफेंस सेक्टर में, तो कैसे आप का इस फील्ड में आना हुआ, इस एक्टिंग फील्ड में? भागीरथ जी, मैं आपको सिर्फ आवाज आ रही है, मेरी पिक्चर आ रही है? मुझे जी लग रहा है बिल्कुल, कि अभी आपकी आवाज आ रही है, आपका लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दिखाई भी आप दें जल्द। क्योंकि डिस्कनेक्ट मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट है आपका जो जी वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है कि आवाज के साथ जी आपका जी वीडियो भी सुनाई दे। और लेकिन जब तक हम जी जी बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। जी। जी तो आपका आपका जो सवाल है वो बिल्कुल, मेरे फादर जो है एयरफोर्स में रहे हैं और मैं 2005 में मुंबई आया था। तो 2005 में मुंबई आने के बाद मुझे पहले ही दिन बड़ी घबराहट हुई थी, यहाँ की भीड़ देख के, यहाँ का माहौल देख के। और मुझे लगा कि मतलब यहाँ से लौट जाना चाहिए। और ये शहर तो बहुत बड़ा शहर है, मैं हरियाणा छोटे से सोनीपत जैसी जगह से आया था। जी। तो मैं ये कहने ही वाला था अपने फादर को फोन करके कि पापा मुझे वापस आना है, हम्म। अब यहाँ नहीं रहूंगा मैं। तो इतने में फादर का फोन आया ये पूछने के लिए कि भाई तू ठीक ठाक पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया। हम्म। तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ। और मैं बोलने वाला था उससे पहले मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू फौजी का बेटा है, हारेगा नहीं। सर ये वो एक बात थी जिस बात को सुन के मेरी आंख से आंसू गिरा और मैंने फैसला लिया चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से वापस नहीं जाना। तो उस एक लाइन की वजह से मैं मुंबई में टिक गया। नहीं बिल्कुल, वाकई पिताजी की जो बात होती है वाकई दिल तक छूती है और बहुत ही ख़ास बात उन्होंने की। और जब पिताजी के साथ एक 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 एयरफोर्स का जब बंदा बोलता है तो वाकई उस बात की बहुत अहमियत होती है। तो आपने उसको एक अपना जो एक डर था अंदर, आपने उस डर को निकाला और आज देखिए आप कितना बेहतर काम करें इस इंडस्ट्री में। अच्छा, आपको बता दूं कि अब आप आवाज़ तो आपकी सुनाई पहले से दे रही थी, अब आप दिखाई भी दे रहे हैं और बड़े खूबसूरत आप दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से दिखाई दे रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद फिर कैसा रहा आपका सफर? क्योंकि आपने कई सालों तक आपने रंगमंच भी किया है दिल्ली में, तो रंगमंच के साथ फिर कैसा जो सफर था आपका वो कैसा रहा? क्योंकि 9 साल बड़ा एक लंबा सफर होता है। फिर जब मुंबई में आप आए तो जो शुरुआत में जैसे आपने कहा थोड़े आप डरे हुए थे, लेकिन पिताजी ने जो बात कही उस बात को आपने अपने अंदर एक जज्ब कर लिया, फिर आप लगातार इस फील्ड में काम करते रहे। लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ जो स्ट्रगल लाइफ थी वो कैसे थी वो? मुझे मुंबई में ऐसा स्ट्रगल जैसा आज तक महसूस हुआ नहीं है। और मैं स्ट्रगल मानता भी नहीं हूँ कुछ होता है लाइफ में। जी। क्योंकि जब आप किसी भी चीज के लिए निश्चय कर लेते हैं और आप सोच लेते हैं कि आपको ये करना है तो फिर संघर्ष रहता ही नहीं है, फिर आनंद रहता है उसमें आपका। तो क्योंकि जो भी काम मैं करना चाहता हूँ उसमें मुझे सुख की अनुभूति होती है, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। तो संघर्ष फिर होता ही नहीं है उसको प्राप्त जी। करने के लिए। तो मुझे ऐसा कुछ संघर्ष जैसा रहा नहीं। और मुझे आते ही जिसे आप भाग्य कहें या कुछ भी कहें, तो मुझे आते ही पहला काम जो है वो रामगोपाल वर्मा साहब ने दिया था, उनकी फिल्म थी गो। तो मैं मुंबई आया ही था और
उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनकी फिल्म की। तो वो सफर मैंने देखा ही नहीं, वो संघर्ष वाला जो सफर जी। था। अच्छा, लेकिन ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति आता है शुरुआत में मुंबई में इस इंडस्ट्री में, तो उसको ये तक नहीं पता रहता कि कहाँ जाना है, किन से मिलना है, कैसे ऑडिशन देना है। फिर लेकिन आप आते से ही आपको रामगोपाल वर्मा की फिल्म मिल गई, तो क्या पहले से आपको पता था कि कहाँ जाना है, किन से मुझे मिलना है, या फिर आप पहले से ही आप जब आप दिल्ली से जब आए थे मुंबई, तो आप पहले से तैयारी करके निकले थे, आपको पहले से पता था कहाँ जाना है, किन से मिलना है, इसलिए मुंबई आते ही आपको पहली फिल्म मिल गई बहुत आसानी से गो? सर ये सवाल जो है आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, हम्म। और इसका उत्तर मेरे पास बड़ा साधारण सा है। जी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब हम दुनिया में आते हैं, हम्म। तो ये मुंबई तो बहुत छोटा शहर है, दुनिया बहुत बड़ी। जी। तो इतनी बड़ी दुनिया में हम बेफिक्र होके आते हैं उसके भरोसे, हम्म। और आकर के सब कुछ अपने आप मिलता है यहाँ पे। हमें चलना सिखाते हैं लोग, खाना सिखाते हैं लोग, मतलब वो माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त हमें पढ़ना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते, सब कुछ अचीव करते हैं हम प्रतिदिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुंबई तो बहुत छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर सब कुछ पाना तो बहुत आसान काम था। दूसरी बात जो है, मैं आज भी, आप यकीन मानिएगा कि जब मेरा मन करता है मैं गाड़ी उठाता हूँ, चला जाता हूँ। मैं बहुत अनप्लान्ड व्यक्ति हूँ, मेरा कोई अच्छा। प्लान नहीं होता कि मुझे कहाँ किससे कब मिलना है। मुझे ये पता है कि मेरा लक्ष्य ये है, और उस रास्ते पर जो कुछ भी मिलेगा वो ईश्वर अपने आप अरेंज जी। करेगा, बस मुझे चलना है। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात आपने बोली है। लेकिन फिर मैं वही ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, जो पहली फिल्म थी आपकी, कैसे ये आपको मिली? मतलब आपने कुछ इसका ऑडिशन दिया था, या आप मिलने गए थे, या कैसे आपको ये फिल्म मिली, पहली फिल्म? ये एक छोटी सी घटना थी, मेरे एक दोस्त को बुलाया था वहां ऑडिशन के लिए। हम्म। तो उस दोस्त के साथ मैं भी गया था, बारिश के दिन थे। तो जी। उन दिनों क्या होता था कि आज भी ऐसा होता है कि बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है बड़ी फिल्म के ऑडिशन के लिए। तो वो दोस्त मेरा ऑफिस में अंदर ऑडिशन दे रहा था और मैं बाहर खड़ा था। जी। तो कुछ देर बाद दोस्त से मैंने पूछा कि मतलब मैसेज किया उसको, टेक्स्ट मैसेज इन दिनों करते थे हमको, टेक्स्ट किया कि कितना समय लगेगा, क्योंकि हमें और ऑडिशन देने जाना था। तो उसने बोला तू अंदर आ जा, मैं तेरा फोटो दिलवा देता हूँ। जी। तो मैं अंदर गया और मैं फोटो देने गया, तो उन दिनों रामगोपाल वर्मा के एसोसिएट थे किशोर जी। तो उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो बोले बताइए। तो मैंने बोला कि देखिए मैं एक्टर हूँ और मुझे बहुत बेहतर काम आता है, मैं अपना काम जानता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मतलब आप अभी इस बात को सुने, क्योंकि आप व्यस्त हैं, लेकिन आप भले ही 10 साल बाद मुझे काम दे, काम तो मुझे शुरू करना है रामगोपाल वर्मा के साथ। जी। ये मेरा सपना था रामन के साथ का। तो बस उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ बोल के दिखाओ। वहीं सीढ़ियों में बाहर खड़े खड़े 2 बातें हुई, तो मुझे लगा कि शायद ये ऑडिशन लेंगे, शायद अंदर जाके कुछ स्क्रिप्ट देंगे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। उन्होंने मेरा फोटो रामू जी को भेजा, मैं फाइनल हुआ और मैं 5 मिनट में फिल्म साइन की। क्या बात है। अच्छा, इसमें आपने नेगेटिव किरदार निभाया आपने, और पहली फिल्म में ही हाँ जो जी। आपका एक ड्रीम था कि रामगोपाल जी के साथ काम करना, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला पहली फिल्म में ही। तो उनके साथ जब आप पहली बार जब रूबरू हुए, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि सपना अगर सामने दिखाई देता है पूरा होते हुए, तो खुशी होती है। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने मुझे का, मुझे कैसा? मुझे सिर्फ ये खुशी थी सर कि मैं उस समय 2005 में वो हिंदुस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर थे, बिल्कुल। अनडाउटली, और आज भी। तो ये तो समय की बात होती है। मैं हमेशा ये सोचता था कि इतने बेहतरीन डायरेक्टर जिन्होंने सत्या बनाई है, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिन्होंने रंगीला जैसी फिल्में बनाई है, उस डायरेक्टर के सामने मैं सामने खड़ा हूँ। तो पहला जो वो था मेरा एक्सप्रेशन जो था, वो ये था कि यार मेरे लिए अचीवमेंट है कि जो मैंने सोचा मैं वो पा रहा हूँ, और ईश्वर ने हमेशा वो मुझे दिया है जो मैंने सोचा है। बिल्कुल। तो मतलब जो पहला आपका जो काम था बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि जो सपना लेके हम जाते हैं मुंबई में, अगर उसी से शुरुआत होती है तो बेहतर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद फिर लगातार आप बहुत सारे काम करते गए। फिल्म लक बाय चांस भी आपने की है, तिग्मांशु धुलिया के साथ भी आपने काम किया है शागिर्द में, और जो संजय लीला भंसाली है, जिनकी फिल्में मुझे लगता है कि हर कोई पसंद करता है, कोई शक नहीं है, क्योंकि जो कैनवास होता है बड़ा ही ज़बरदस्त कैनवास होता है इनका। और इस फिल्म में भी आपने काम किया, पद्मावत में आपने काम किया है, खिलजी के आप मैसेंजर बने थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म का? क्योंकि इनका सेट में तो मुझे लगता है, मुझे भी कभी मौका मिले तो इनका सेट में सिर्फ घूम के आना चाहूंगा मैं, क्योंकि बड़ा खूबसूरत सेट होता है जब ये फिल्म करते हैं तो। वो बड़े खूबसूरत डायरेक्टर भी हैं, वो बहुत कमाल की फिल्में बनाते हैं। जी। और मेरा सौभाग्य ये रहा है कि जो भी मेरे काम की, मैंने एक चीज डिसाइड की थी जब मैं मुंबई आया था, कि मैं कोई भी ऐरा गैरा काम नहीं करूंगा और कोई भी जल्दी में काम नहीं करूंगा। तो बहुत स्लो एंड स्टडी सर्विस वाला, मतलब कछुए वाला हिसाब किताब मेरा। तो
मुझे हमेशा ये लगा था कि मैं चुनिंदा लोगों के साथ काम करना, बेहतरीन लोगों के साथ काम करना और बेहतरीन काम करना। तो मेरे काम की लिस्ट में कहीं भी आपको ऐसा काम दिखाई नहीं देगा जो मैंने सिर्फ इसलिए कर लिया हो कि मतलब आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है या मुझे इंस्टॉलमेंट भरनी है। तो मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे अंदर दम है। क्या बात। तो मेरी जरूरतें हमेशा कम रही हैं, तो इसलिए मैंने चुनिंदा काम किया। तो मेरा सौभाग्य है कि शुरू से हिंदुस्तान के बेहतरीन निर्देशक मुझे मिले, चाहे मैंने छोटा रोल किया या बड़ा रोल किया। मिस्टर बंसाली जो है नो डाउट इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं वो। तो हिंदुस्तान में स्टीवन स्पिलबर्ग हैं वो। तो बहुत बढ़िया काम वो करते हैं और बहुत हम्बल व्यक्ति हैं। उनसे उससे पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, कमाल का काम करता हूँ हर चीज में। लेकिन उनके साथ काम करके लगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि उनके हर मोमेंट जो होती है, हर जो बात होती है, उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो लगता है कि नहीं यार, ये मुझे क्यों नहीं पता था, ये ऐसे कैसे बता रहे हैं। तो वहां जाकर के मुझे लगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो ही इज अमेजिंग डायरेक्टर, नो डाउट। उसके अलावा जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, नीरज पांडे जी के साथ मैंने स्पेशल ऑप्स की। तो नीरज पांडे जी ने हिंदुस्तान की एक बेहतरीन फिल्म दी है, वेडनेसडे। कई बेहतरीन फिल्में दी हैं उन्होंने। वेडनेसडे वो फिल्म थी जिसने कमाल किया था एक्चुअली। तो उनके साथ मैंने स्पेशल ऑप्स की। वेरी हम्बल मैन। मैंने एक चीज नोट की है भागीरथ जी, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं एक्चुअली, वो बहुत हम्बल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, अपने काम के लिए फोकस्ड हैं, और वो हर टैलेंटेड व्यक्ति दूसरे टैलेंटेड व्यक्ति को हमेशा मोहब्बत करता है, हमेशा लाइक करता है। तो वो प्यार मुझे मिलता रहता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो एक टैलेंटेड व्यक्ति होता है दूसरे टैलेंटेड व्यक्ति को पसंद करता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो खुद इस चीज़ को समझता है और तो बेहतर जो दूसरे अच्छे एक्टर हैं या किसी भी फील्ड के, उनको बेहतर वो समझ सकता है। अच्छा, एक फिल्म और है एडमिशन ओपन, इसमें आप मुख्य खलनायक की भूमिका आपने निभाई है, तो कुछ इस फिल्म के बारे में बताएं, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ रोल था इसमें आपका? एडमिशन ओपन एक फिल्म थी, इस तरह की फिल्म थी कि उसमें एक ऐसा स्कूल होता है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से जो आप बनना चाहते हैं उसकी एजुकेशन आप ले जी। तो मैं उस फिल्म में, उस हिस्से में मैं करप्ट पॉलिटिशियन बनना चाहता था। और उसकी जर्नी ये थी कि मैं करप्शन को जानना चाहता था। पहले करप्ट बनूंगा तभी करप्शन को जानूंगा, तो उसके बाद मैं देश को सुधार पाऊंगा। तो इस फिल्म में उस तरह का मेरा किरदार था। ये डायरेक्ट की थी केडी सत्यम ने। सत्यम आज दुनिया में नहीं रहे हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त थे वो, और दोस्ती हमारी फिल्म के दौरान ही हुई थी। तो उन्होंने उसके बाद एक बॉलीवुड डायरी करके फिल्म बनाई थी। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था उस फिल्म को लेकर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एडमिशन ओपन वो पहली फिल्म थी जिसकी वजह से पूरे शहर में मेरे पोस्टर लगे थे। क्या बात है। अच्छा, जब पहली बार जब पोस्टर आपने देखा था, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह से पोस्टर में आप दिखाई देंगे? पहली बार जो रिएक्शन था, पहली बार रिएक्शन कैसा रहा? पहली बार अच्छा रिएक्शन था। जब मैंने पोस्टर देखे डेस्क की बसेस पे लगे हुए और दीवारों पे लगे हुए, तो मेरा सपना था जब मैं मुंबई आया कि यार एक दिन आएगा ऐसा कि हर जगह हम भी दिखाई देंगे। तो वो दिखाई दिए तो अच्छा लगा। मतलब वो अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर थोड़ा सा गुजरता जा रहा है जहां मुझे किसी भी चीज को लेकर बड़ी सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। तो मैं थोड़ा सा उससे ऊपर जा चुका हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, पोस्टर का आपने जिक्र किया, अभी हाल ही में एक वेब सीरीज चल रही है, बड़ी लोग उसको पसंद करें, जौनपुर। इसके पोस्टर्स भी जगह जगह आपके लगे हुए हैं और अब तो सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है और इस सीरीज में आप बिल्कुल मुख्य किरदार की भूमिका निभा रहे हैं। ये एक बजरंगी भाईजान है, शायद मैं नाम ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। तो कैसे इसमें आपको मौका मिला? और एक इस तरह का जो पोस्टर का जिक्र किया आपने, हम एक फिल्म है, एक वेब सीरीज जिसमें हम लीड रोल कर रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स हमारे मुंबई में लगे, मुंबई के बाहर भी लगे हुए हैं। तो जो एक सपना आप जो सोच कर आए थे मुंबई में, क्या आपको लगता है कि वो सपना अब पूरा हो गया, या फिर उस सपने, हालांकि सपने तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता शायद कि किसी का सपना पूरा होता होगा, लेकिन एक सोच कर आता है इंसान की कुछ चीज़ें मुझे अचीव करनी है। क्या आपको लगता है कि वो चीज़ आपने अचीव कर ली जिसको लेकर आप 2005 में मुंबई आए थे आप? सर, ये सवाल तो आपका बहुत सही है और सबके पास इसका जवाब भी होता है। एक्चुअली सच बात यह है कि मेरा कोई सपना ही नहीं। अच्छा। सपना था भी तो मैं कुछ सोच के आया नहीं था। मैं सिर्फ आई एम अ वेरी गुड एक्टर ये सोचा था कि हमेशा इस बात को गर्व से कहूँ मैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छा जानता हूँ अभिनय को, और इतने साल उसी को दिए, उसके अलावा कुछ जानता भी नहीं। अभिनय मेरे लिए पूजा है मेरी, और मेरी सांसों में बसता है, वो मेरी ऑक्सीजन है बेसिकली अभिनय। तो मेरे लिए वो बड़ी चीज है। बाकी पोस्टर लगना, फिल्में आना, ये सब तो जिंदगी के सफर का हिस्सा ही, आता रहेगा जाता रहेगा। तो इससे मुझे कभी फर्क पड़ता नहीं एक्चुअली।
अच्छा, ये इस फ़िल्म के कुछ एक्सपीरियंस बताएँ, क्योंकि अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ चीज़ें हैं जो आप उसमें नेगेटिव किरदार निभाए, इसमें भी आप मुख्य किरदार में हैं, लेकिन आपका कुछ शायद थोड़ा नेगेटिव शेड जैसा है, क्योंकि डॉन जैसे आप इसमें बने इस वेब सीरीज़ में, तो कैसा एक्सपीरियंस था ये चीज़, इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा था वेब सीरीज़ का? ज़रा बताएँ आप। ये डायरेक्ट की तीश शुक्ला ने, तीश हुँ, शुक्ला जो है उन्होंने इससे पहले विक्रम भट्ट जी की 2 वेब सीरीज डायरेक्ट की, जी, और उससे पहले वो 10 साल क्राइम पेट्रोल डायरेक्ट करते हैं। हाँ, तो क्राइम पेट्रोल वो शो है जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, या मुझे उसको करने में हमेशा आनंद आया है, क्योंकि हर बार एक नया किरदार होता था। तो बहुत अच्छा मुझे लगता था क्राइम पेट्रोल करने में। तो मैंने टीवी शोज ज्यादा किए नहीं है, 2-3 हुँ। टीवी शोज 15 सालों में बिल्कुल, किए। क्राइम पेट्रोल के आपने 300 से ज़्यादा एपिसोड किए आपने, छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं जी, है, जी, बहुत जी। बड़ा आंकड़ा है ये। तो वो मुझे अच्छा लगता है वो करना। तो हाँ, मुझे लगता था कि नहीं, एक अलग कैरेक्टर हर बार करने को मिल रहा है, अलग अलग स्टोरी मुझे पता लग रही है। जी। तो करने में मुझे मजा आता था। तो तीश शुक्ला वही डायरेक्ट करते थे, और हुँ, उसके बाद तीश शुक्ला जब शुरुआती दौर था मेरा, तो मैं वन डे टू डे, जैसे हम मुंबई आते हैं तो एकदम से जी। आके बड़ा काम मिलता है, यहाँ पे छोटा छोटा काम मिलता है। तो मैं इस तरह का छोटा छोटा काम कर रहा था। तो इन दिनों जक्की जैसी कोई नहीं में मैं काम कर रहा था, हुँ, 1-2 दिन का काम था मेरा। तो वहां पे तीश शुक्ला जो है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई, तो उन्होंने कहा कि यार तुम अच्छे एक्टर हो, समय हुँ, आएगा तो तुम्हारे साथ कुछ बड़ा बनाऊंगा। तो ये समय 15 सालों बाद आया, और मुन्ना बजरंगी जो जौनपुर के डॉन रहे हैं, उनकी जी। बायोपिक है जौनपुर। तो मुन्ना बजरंगी का रोल उन्होंने मुझे दिया, अच्छा, ये ऑफर जो किया ये जो कि ये जो आप मुन्ना अब बजरंगी सुना। का रोल है, ये एक तरह से जो फ़िल्म है, आपकी बायोपिक फ़िल्म है और मुन्ना बजरंगी का आपने इसमें किरदार निभाया है, तो क्या कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई? कैसे आपने उनके रोल किरदार में आप ढले? क्या आप उनके पास मिले, उनको ऑब्ज़र्व किया आपने, या फिर उनकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं देखकर फिर सर, आप मैं अपने आप को किरदार में ढाला आपने? नहीं सर, मैं कभी मिला नहीं उनसे, और मैंने हुँ, सच बताऊं तो मैंने सिर्फ एक बार उनका गूगल पे फोटो देखा अच्छा। है। बट एक हादसा मेरे साथ हुआ था, एक बाई चांस वाला था, कि मैं बनारस में शूटिंग कर रहा था हुँ, मणिकर्णिका घाट पे। तो शूटिंग के दौरान मैं फ्री था, तो मैं जब भी बनारस जैसे शहर में जब फ्री होता हूँ तो जाके घाट पे बैठ जाता हूँ। जी। तो वहाँ घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ वर्ल्ड फेमस घाट है, मतलब उसको बर्निंग घाट बोलते हैं। हुँ, तो वहाँ 24 घंटे सिंचाई जलती रहती है, तो मुझे वो जगह अच्छी लगती है। तो अजीब सी बात लगेगी आपको ये, तो मुझे वो जगह अच्छी लगती है। तो मैं वहां हुँ, जाके रात को, दिन में बैठा रहता हूँ जब मैं खाली होता हूँ। जी। तो वहां बैठा था, तो बहुत भीड़ आई, और पता लगा कि किसी को लेके आए हैं वहां पे। तो अच्छा। मैंने पूछा कौन, इतनी भीड़, कौन सेलिब्रिटी है, कौन है? तो पता लगा कि मुन्ना बजरंगी जो है वो उसका बागपत जेल में उनको मार दिया गया, तो उनकी अंतिम यात्रा है। ओके। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ के बहुत बड़े डॉन थे जौनपुर के, और बहुत लोगों का भला भी किया उन्होंने, बहुत हुँ, लोगों की शादी भी की है बच्चों की, और बहुत हेल्प भी की है लोगों की। तो और पॉलिटिशियन भी थे वो। हुँ, तो मुझे नहीं पता था कि कभी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि मुझे इनका किरदार करना पड़ेगा, हुँ। इनके साथ इनका रोल करना पड़ेगा। तो समय बीता, 2-2.5 साल बाद ये सीरीज ऑफर हुई, और मैं मुन्ना बजरंगी का किरदार कर रहा था। रही बात कैरेक्टर में ढलने देखिए, की, इसी को डेस्टिनी कहते हैं कि जब आप वहाँ बैठे हुए थे अकेले में, जो खबर आपको मिली है, फिर जिसके बारे में खबर मिली, आप उसी का किरदार कुछ सालों बाद आप कर रहे हैं। वाक़ई एक इसको एक डेस्टिनी कह सकते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग आपने उस किरदार को निभाया। मैंने भी कुछ झलकियाँ देखी, अभी टीवी में उसका ट्रेलर चल रहा था, बड़ा अच्छा आपने उसमें किरदार निभाया। तो हमारे दर्शक ज़रूर चाहेंगे कि आपने इतने सारे रंगमंच किए, टीवी सीरियल किए, फ़िल्में की आपने, और अभी वेब सीरीज़ भी आ रही है, तो कोई एक आध कोई संवाद, 2-3 लाइन का संवाद अगर आप अपने किए हुए कामों का आप ज़िक्र करें तो अच्छा लगेगा। हमारे दर्शक को वाक़ई बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बहुत तो बेहतर अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी हाल ही में जौनपुर का एक डायलॉग है जो मैं सुना सकता हूँ प्लीज़, आपको। वैसे तो प्लीज़, इससे देखो, अच्छी बात ही नहीं हो अभी सकती। हाँ। है ना, तो वो एक डायलॉग है जो बड़ा फेमस हो रहा है कि धर्म नहीं ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी होता है। तो इस तरह का डायलॉग है वो, बहुत बढ़िया, और लेकिन बहुत लेकिन फेमस भी लेकिन है। दिल नहीं माना आपने, बहुत छोटा-सा आपने एक बोला, ज़रा 1-2 लाइन थोड़ी और हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे अभिनेता को जब लाइव संवाद बोलते हुए देखते हैं, तो मेरे मुझे साथ दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मुझे भागीरथी, मैं उसकी बजाय कुछ आपको और सुना सकता हूँ, एक स्टोरी सुना सकता हूँ चलिए, छोटी सी, बिल्कुल, 1 मिनट की। बिल्कुल, बिल्कुल, वो हो तो जाए जो स्टोरी। लोगों के काम भी आएगी एक्चुअली, हाँ, क्योंकि चलिए, तो डायलॉग दर्शकों को फिर मेरा ये बता कहने दें जब आप सुनाने से पहले कि अनुज जी हैं वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो बिल्कुल अब सुनाइए जो आप सुना रहे थे आप। तो मैं हम सब के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, और जी, हम सब जब भी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो सिर्फ एक चीज हमें रोकती है, हाँ, वो है हमारा कंफर्ट होना। जी,
तो उस पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी छोटी सी स्टोरी है, प्लीज। वन लाइनर स्टोरी है। वो स्टोरी है कि एक फकीर था, उसको रात को प्यास लगी तो उसने देखा पड़ोस के कहीं पे लाइट एक जंगल में जल रही है, तो वो वहां पे दिए की रोशनी थी। फकीर और उसका शिष्य वहां पे गए, तो वहां जाके देखा कि भाई पानी चाहिए। उसने पानी पिला दिया। पानी पिला दिया तो उसने कहा कि भैया पानी पी लिया है, लेकिन आप खाना खाए बगैर यहाँ से जाएंगे, आप फकीर हैं तो आपको नहीं दे दूंगा आपको। जी। तो वहां पे एक भैंस बंधी हुई थी और काफी जमीन थी। तो फकीर ने पूछा कि ये जमीन किसकी है? तो उस झोपड़ी वाले ने कहा कि ये जमीन तो मेरी है। हम्म। तो बोला इसको बोते क्यों नहीं है? तो बोला कि बोने की जरूरत नहीं पड़ती है, भैंस इतना दूध देती है कि हमारा गुजारा चल जाता है। हम्म। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो फकीर को उन्होंने कहा कि आज रात आप विश्राम यहीं कीजिए और कल सुबह चले जाइए। हम्म। तो फकीर रात को सो गए, फकीर और उनके शिष्य। और रात को आधी रात वो फकीर उठे और उन्होंने भैंस खोली और भैंस को लेकर के जाए। तो फकीर के शिष्य ने बोला आप चोरी कर रहे हैं फकीर होते हुए। तो बोला नहीं, इसकी आश्रम में जरूरत है, वहां ले चलते हैं। तो वो लेकर चले गए। अब 10-12 साल बीते। जो फकीर का जो शिष्य था वो थोड़ा सा बड़ा फकीर बन गया। तो उसने सोचा जिंदगी में एक पाप किया, एक भैंस चुराई है। तो जाके उस आदमी को देखते हैं और उसको बताते हैं यार ये गलती हमसे हुई। तो वापस गए उस झोपड़ी के पास, तो देखा वहां बड़ा घर बन गया है और खेत जो है लहरा रहे हैं, सब कुछ बड़ा हरियाली है वहां पे। तो जाके देख उसको लगा कि शायद किसी और ने ले लिया है। तो उसके पास गए और जाके देखा तो वही आदमी था। तो उसने पहचान लिया कि अरे आप तो आए थे एक दिन फकीर बाबा के साथ। जी। तो बोला हाँ। तो बोला हाँ यार। तो बोला ये सब किसका है? तो उसने बोला कि ये सब मेरा है। तो बोला ये सब कैसे? बोला वो आप जिस दिन आए थे ना उस दिन मेरी भैंस चोरी हो गई। अब भैंस चोरी हो गई तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मुझे लगा कि जमीन को बोना चाहिए, और जमीन मैंने बोई तो आज तरक्की आज 3-4 ट्रैक्टर हैं। बिल्कुल, वाकई आपने, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ और आपसे सवाल करने, लेकिन जो कहानी सुनाई आपने इसमें ये जरूरी है कि आप नेगेटिव तरफ ना जाएं, आप उसका देखिए कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। उसकी भैंस चोरी हो गई, लेकिन उसके बाद वो उसने उसको कुछ और बेहतर सोचा, क्योंकि फिर उसने, हाँ, तो हमें अपनी भैंस चोरी करवा लेनी चाहिए जल्दी से हाँ जल्दी। नहीं वाकई बहुत बहुत अच्छी है, आपने इसके वाकई का जिक्र किया आपने। अच्छा, एक फिल्म है आपकी मेरी चिड़िया, और इसके लिए आपने 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, आप सोए नहीं, मतलब कैसे शूटिंग चल रही थी बिना 9 दिन कुछ खाए पिए, बिना सोए पिए? मतलब कुछ तो आप खाते होंगे, कुछ तो आप पीते होंगे इस 9 दिन में, और आखिर क्या जरूरत पड़ी थी मैंने कि 9 दिन तक इतना स्ट्रिक्ट आप रहे अपने आप से? भागीरथ जी, मैंने जिंदगी में किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी किरदार के लिए कोई तैयारी नहीं की। हम्म। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यदि मैं जहां भी होऊंगा वो किरदार अपने आप जीवंत होगा, क्योंकि मैं उस जी। किरदार को अपने बीच में कभी गैप पाता नहीं। तो मैंने कभी तैयारी नहीं की। ये पहला किरदार है जिसकी मैंने तैयारी की है। मतलब मेरे 24-25 सालों के सफर में जिंदगी में पहला किरदार है जिसके लिए मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, कुछ करना है काम। तो ये किरदार जो है, एक तो ये फिल्म जो है मेरी चिड़िया डायरेक्ट की है दीपक गर्ग ने, जिन्होंने देवों के देव महादेव डायरेक्ट किया। जी। तो उनका डेब्यूट है, ये उनका पहला सिनेमा है दीपक गर्ग जी का। तो दीपक गर्ग जी ने बोला कि इस तरह का किरदार है, और 70 मिनट तक ये किरदार जो है अकेला है स्क्रीन पे, सोलो परफॉर्मेंस। ओके। तो ये मेरे लिए चैलेंज की बात थी कि 70 मिनट लोगों को संभालना है, ऑडियंस को संभालना है, अकेला रहना है स्क्रीन पे, तो सर्वाइवल है ये। अच्छा, इसके पीछे तो क्या वजह कैसे थी कि आप possible है? सोए नहीं 9 दिन तक? मतलब क्या क्या हाँ, शूटिंग चल रही थी इसकी कंटिन्यू, वजह मैं या बता क्या रहा हो हूँ। रहा था? ये वही मैं बता रहा हूँ। तो 70 मिनट अकेला हूँ, तो 70 मिनट में करीबन 72 घंटे की जर्नी है। जो आदमी जंगल में अकेला है, तो वो उस जंगल में वो ऐसी सिचुएशन में जहां वो सो गया तो मर जाएगा। ओके। तो वो ऐसी सिचुएशन है कि उसने कुछ भी हो गया, सो गया तो मर जाएगा। तो आंखों में वो नींद जो थी वो चाहिए थी। तो उसके लिए मुझे जागना जरूरी था। तो जितने दिन शूटिंग हुई मैं लगातार जागा हूँ। और जो पीड़ा जो होती है, होठ सूखे होने चाहिए, क्योंकि वहां पे पानी उसको नहीं मिल रहा था, प्यास लगी थी, गला सूखना लेकिन कुछ भी गजब का आपने इसको तरीका अपनाया, क्योंकि आसान नहीं होता 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पूरी शूट करना। वाकई बड़ा ही आपने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया, और बहुत बेहतर आपने इसमें अभिनय किया, कोई शक नहीं है। अच्छा, मुश्किल से 1 हाँ, मिनट ये और आप लोग बाकी है देखिएगा। जी। अनुज जी, 1 मिनट और बाकी है, लेकिन एक वेब सीरीज का और जिक्र करना चाहूंगा। रशियन वेब सीरीज है। लॉकडाउन में अक्सर लोगों के पास काम नहीं था, लोग घर में बैठे हुए थे, लेकिन आपने लॉकडाउन में आपने एक वेब सीरीज भी कर ली, क्वारंटीनो नाम है उसका, रशियन वेब सीरीज, और इसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। जी हाँ, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है इसके लिए। और बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। डायरेक्टर लीका है इसकी, रशियन डायरेक्टर है। उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि लॉकडाउन में सब अपने घर पे बैठे, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 एक्टर लिए, जिनमें से इंडिया से मैं था। क्या बात है। तो इस तरह से वो ऑनलाइन
पहली सीरीज है जो ऑनलाइन शूट हुई, एडिट हुई, ऑनलाइन बैकग्राउंड हुआ, सब ऑनलाइन हुआ। तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरा ये पहला इस तरह का काम है। जी। अच्छा अनु जी, समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन आप हरियाणा से रहे तो हम कल ही 26 जनवरी रही है तो हम जाएंगे, जाते जाते आप वो हरियाणवी में एक बार हमारे सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप दे दिए, आप हरियाणवी में, और डेफिनेटली आपको हरियाणवी में आती ही होगी आपको। जी, मैं सब भाईयान है और सब सुनाने वाला ने एक के बाद कहना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। अपने देश ने, अपने देश की तरक्की ने हमेशा अपनी इज्जत से पहले रखो, क्योंकि देश से बड़ी कोई चीज नहीं होती। या देश है जो हमने बनाए रखा है, आज पूरी दुनिया में हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे देश की इज्जत पहचान जाएंगे। क्या बात धन्यवाद है, दोस्त। बहुत बढ़िया। मुझे हरियाणवी भाषा मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, और मुझे लगता है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपने जो बोला उसको बेहतर समझ गए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हालांकि कल 26 जनवरी थी, लेकिन हमारा देश का जो राष्ट्रीय पर्व है, ये हमेशा हर दिन हमें याद दिलाता है कि हमें इस राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करना है और बेहतर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अनुज शर्मा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।